हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में 75 नंबरों का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और एमटीएस हवलदार के एग्जाम में मेन सब्जेक्ट आपका जीके और करंट अफेयर से है। तो जीके करंट अफेयर से मिलाकर पूरे 75 नंबर के क्वेश्चन आप सभी में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में पूरे 100 सवालों को देखेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट भी है 100 क्वेश्चन में से 75 सवाल आप सभी को सही करना है। क्या आप सही कर सकते हैं? आप सभी की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी होगी। यहाँ से आप जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उन्हीं सवालों को देख रहे होंगे। तो साथियों, आज का जो ये क्लास होगा आपकी तैयारी पे भारी पड़ सकता है और एसएससी एमटीएस हवलदार के सभी शिफ्टों पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि चुनिंदा सवालों का ये संकलन आज का ये क्लास होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जितने भी टॉपिक से एमटीएस हवलदार के पेपर में सवाल पूछेंगे, सारे टॉपिक के क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ये पूरा 100 सवाल आप जानते हैं कि शाम को 7 बजे हम लगातार पूरे 100 से 120 क्वेश्चनों का क्लास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि टारगेट हमारा इस बारे की जीके जीएस करंट अफेयर में पूरे नंबर में से पूरे नंबर सही करना है, क्योंकि हमारा कम जो स्कोर होता है वो जीके जीएस में ही होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण टॉपिक से अभी तक सवाल बने हैं वो सवाल इस क्लास में हम लोग करेंगे, वैसे लगातार करते भी चलेंगे और हो भी रही है। ओके, तो साथियों, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को तैयार करना है और यहां से आप अपनी तैयारी को भी देखिए कि आपकी तैयारी किस लेवल किस टाइम चल रही है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के डेली क्लास एक सुबह 8 बजे और एक शाम 7 बजे। वैसे यदि आपने पूरा 100 सवाल देख लिया और इसे तैयार कर लिया तो समझिए 20 से 25 नंबर का ये क्लास हो सकता है, आपके नंबरों में इजाफा कर सकता है इतने का। ठीक है, तो अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप देखेंगे, उसे तैयार करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है? बताइए, नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है? तो हॉर्नबिल उत्सव है, जो कि हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर को समाप्त होता है। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? बताइए। तो उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा की गई थी लासवंती की रचना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम रहा था? बताएंगे आप सभी। तो मिजोरम राज्य का है। पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत सरकार ने भारत की युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की थी? भारत सरकार ने भारत की युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति स्टार्ट की थी, लेकिन किस वर्ष में स्टार्ट की थी? तो 2014 में यह नीति शुरू की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ यानी केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां का प्रावधान किया गया था? तो 3 सूचियों का प्रावधान किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? तो ये मणिपुरी का प्रतीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? बताइए, भारत के पड़ोसी देशों में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? बताएंगे आप सभी। तो नेपाल देश है भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? तो साथियों, कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? तो संसद है भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। गल्फ धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? तो साथियों जो गल्फ धारा है यह किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? तो ये अटलांटिक महासागर की गर्म समुद्री धारा है गल्फ धारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 में आप सभी का रिजल्ट बनने वाला जिस सब्जेक्ट से और आप सभी का जिसे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला यानी पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके जीएस करंट अफेयर के आप सभी को पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपने अपने पेपर में बैठने से पहले ये पूरी 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो समझिए लगभग आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 तैयारी हो जाएगा, प्लस हवलदार की भी तैयारी पूरी हो सकती है। क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन इस टेस्ट में मिलेगा आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एमटीएस और हवलदार के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी तक बन रहे हैं वो सवाल इस टेस्ट में आपको मिलेंगे, ये 1000 क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो साथियों आप सभी को इस नंबर पे मैसेज करना है और ये टेस्ट अपने पास मंगाना है। और ये टेस्ट मात्र आपके लिए हमने 50 रुपीज़ का करा दिया भाई, टीम से बोलकर 50 रुपीज़ का ही ये टेस्ट अवेलेबल कराया है, नहीं तो टीम 59 के कर रही थी, लेकिन ये सभी को मात्र 50 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो दोस्त मेरे इस नंबर मैसेज करिए, अपने पेपर में बैठने से पहले एक बार इस टेस्ट को हमारे कहने से लगाइए, सारे क्वेश्चन को तैयार करिए, अपने दिमाग में बैठाइए, ओके। इससे आपका शिफ्ट बहुत अच्छा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई? त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई थी? तो मोहिनीअट्टम विकसित हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया? बताइए किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया था? बताएंगे आप सभी, तो मेगास्थनीज ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो साथियों 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बताएंगे आप सभी, तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इंडिया क्विट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी है? आप सभी बताएंगे। तो 59% है, यानी पूरा 59.00% है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राज्य नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे? तो साथियों 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राज्य नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे? तो पूरे 4 राज्य नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू किया गया था? फरवरी 2024 में ही शुरू किया गया था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। प्रथम पैरालंपिक खेल कहां पर आयोजित हुए थे? तो साथियों जो पहला पैरालंपिक खेल हुआ था वो कहां पर आयोजित किया गया था? तो रोम में आयोजित हुए थे प्रथम पैरालंपिक खेल, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। मुत्थुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? बताइए मुत्थुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? तो भाई ये कर्नाटक के थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18। सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों जो सरकारी संपत्तियों की बिक्री है इनको किसके रूप में जाना जाता है? तो इनको विनिवेश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
तो साथियों सभी क्वेश्चनों का आपको जवाब खुद से करना, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चली है, क्योंकि 10 दिनों के बाद आप सभी का पेपर शुरू होने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? इनमें से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? तो भाई कथक है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन राइट आंसर है। कथकली केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम कोई बता सकता है? जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, तो बताइए मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु से है या दोस्त मेरे केरल से ही है? कमेंट सेक्शन बताएंगे आप सभी, या कर्नाटक से है? बताइए मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? सभी बताएंगे भाई। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22, मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था? तो साथियों मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था? तो महाराजा धीराज की उपाधि का अनुकरण किया था। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो साथियों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष से हुई थी? तो 1966 से हुई थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुक्सम करते हैं? तो साथियों किस राज्य के किन्नौर लोग किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुक्सम करते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुक्सम करते हैं, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि 1961 से लेकर 1966 तक था, तो इसके दौरान किस बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में किस बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? बताएंगे आप सभी। तो 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, ये सबसे बड़ी चुनौती था तीसरी योजना में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था? तो भाई 5वीं योजना। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को, क्या बनेगा सवाल का राइट आंसर? संसद की संयुक्त बैठक किसके बी नियमों द्वारा संचालित होती है? बताएंगे आप सभी। संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो किसके बी नियमों द्वारा संचालित होती है? तो ये लोकसभा के बी नियमों के द्वारा संचालित होती है जो संसद की संयुक्त बैठक होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो साथियों 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो भारत के 2 राज्यों में हुआ था, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह कुछ लोग बस गए थे? तो साथियों पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह कुछ लोग बस गए थे? बताएंगे आप सभी। तो कुषाण के लोग बस गए थे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? तो साथियों भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? जैसे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये कानून का अधिकार हो चुका है, जो कि 86वें संशोधन के तहत बदल दिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, सिग्मोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप सभी बताएंगे। सिग्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ? तो ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी? तो साथियों कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये भोजन
कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों, किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34। श्रुति सडोलीकर किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका है? तो साथियों, ये श्रुति सडोलीकर है, ये किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका है? तो ये जयपुर अतरौली घराने की एक शास्त्रीय गायिका है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे आप सभी। तो लॉर्ड कैनिंग था भाई, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता यानी घुलनशील लवण होती है? तो साथियों, किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता यानी घुलनशील लवण होती है? तो भाई महासागर में सबसे अधिक घुलनशील लवण होती है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या बनेगा? बूंदी उत्सव किस राज्य में एक लोकप्रिय त्यौहार है? बताइए, बूंदी उत्सव किस राज्य में एक लोकप्रिय त्यौहार है? बूंदी उत्सव तो राजस्थान में एक लोकप्रिय त्यौहार है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? बताएंगे आप सभी। तो महाराष्ट्र राज्य था भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो बिहार राज्य की भाई यूपी नहीं, इसमें तो बिहारी होगी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे। हमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है, जिससे हमारी तैयारी और भी अच्छी होगी। 10 दिन बाद आपका पेपर शुरू होने जा रहा है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? बताइए, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो भाग चौथे ए के अंतर्गत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएंगे आप सभी। 2015 में की गई थी, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 19 पहले ए में है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43। भारत ने किसके समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? कई बार हमने ये सवाल आपको बताया कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था 1951 में। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का अनुमान है? तो साथियों, विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का अनुमान है? तो केवल 2.5% है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों, किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है? तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य गिद्धा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो साथियों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बताइए। तो महावीर थे भाई, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48।
उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? उस्ताद असद अली खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये रुद्र बीड़ा बजाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? तो राज्यपाल भाई आरक्षित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 को। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मोहिनीअट्टम हमने सवाल पूछा था होमवर्क में। अब बताइए भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? बताइए, सभी बताएंगे कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 52। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2020 में शुरू की गई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, कोणार्क उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप सभी बताएंगे। तो ये उड़ीसा राज्य का है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? तो साथियों, भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? तो पार्थियन को जाना जाता था, जो कि ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है ये? तो ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है सरोजा वैद्यनाथ। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं तो टोटल 919 था भाई, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल का राइट आंसर दीजिएगा और देखिए सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में कहां से इंटर करती है, प्रवेश करती है? तो लद्दाख से करती है भाई सिंधु नदी भारत में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्त मेरे 6 वर्षों का होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? तो बताइए दोस्त, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए तो दोस्त मेरे उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना स्लॉट बुक भी कर लिया होगा अच्छी तरीके से। सभी को अनिवार्य भाई स्लॉट बुक करना, क्योंकि एसएससी के ऑफिशियल साइट पे लिंक ओपन कर दिया गया है। आप जाकर अपना स्लॉट बुक कर ले कि आपको एग्जाम किस डेट को देना है, किस शहर में देना है और किस शिफ्ट में देना है। और यदि आपने स्लॉट अपना बुक नहीं किया तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाए, क्योंकि एसएससी की नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है सभी को करना ही करना है। ओके, भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारत के नागरिकों के लिए टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम दमन में है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं? तो साथियों, ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं? तो पूरे 5 स्पर्धाएं खेली जाती हैं ओलंपिक बैडमिंटन में, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? बताइए भाई, प्राचीन काल में स्पष्ट रूप से किसने किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है? 206 की जगह 360। बताइए किसने उल्लेख किया था भाई? तो चरक ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य था? तो साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य कौन था? तो भाई आत्मनिर्भरता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या बनेगा? स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे, स्वच्छ भारत अभियान ये गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 2 अक्टूबर को। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 को। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में जो अंतिम प्राधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 67। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना दोस्त मेरे याद रखिए 1940 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। अशोक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो साथियों, अशोक के शासनकाल में जो चौथा बौद्ध संगीति सभा हुआ था वो किस नगर में आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 69 को। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो साथियों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया था? सभी बताएंगे तो पुष्यमित्र ने किया था भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो साथियों, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। बी ऑप्शन समुद्रगुप्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या बनेगा? किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो साथियों, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद की दीवारों पर अंकित किया गया है? तो हरी केली के भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था किस वर्ष में? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया? तो 1965 में भाई, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद सलाह देती है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद सलाह देती है? तो भाई राष्ट्रपति साहब होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। संसद द्वारा संकटा काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है कितने माह के अंतराल में? तो साथियों, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक होता है कितने महीनों के अंतराल में? बताएंगे आप सभी। तो केवल संसद द्वारा जो संकट काल की घोषणा इसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है केवल 1 माह के अंतराल में, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किससे हार गया था? तो साथियों, तराइन के युद्ध जो हुआ था 1192 में, तो पृथ्वी चौहान हार गया था भाई, लेकिन किससे हार गया था बताएंगे आप सभी? तो ये मोहम्मद गौरी से हार गए थे भाई। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? बताइए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? बताएंगे आप सभी। तो रीडिंग के समय भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या बनेगा? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो बताइए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो कि संभव बनाया था? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हुआ था भाई।
कि जो हमारे देश के भारतवासी हैं इनको अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो साथियों किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? आप सभी को याद होगा, राज्यसभा भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पे है भाई? तो महाराष्ट्र राज्य है मेरे दोस्त, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, इसके प्रधान कौन होते हैं? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, तो इसके प्रधान होते हैं तो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होते हैं भाई? तो एक सदस्यीय निकाय होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति गठन किस वर्ष में किया गया था? तो साथियों भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति गठन किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1950 में किया गया था भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति गठन। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 83, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो 1978 में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 84, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो साथियों वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये 53वां संशोधन था भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या बनेगा? पंचायती राज राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो साथियों पंचायती राज राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ग्राम ब्लॉक होता है, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 86, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो साथियों जो IR-20 है ये किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो चावल की भाई अधिक पैदावार देने वाली किस्म IR-20। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है वो कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 88, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो ये प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था? तो पश्चिमी जीवन शैली अपनाना इनका उद्देश्य नहीं था भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 90, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो साथियों मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार वन प्रकार के वन पाए जाते हैं मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 91, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 92, कटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? कटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है कटीली झाड़ियाँ। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 93, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो साथियों किस भारत में झूम कृषि की जाती है? तो दोस्त मेरे
आप बताएंगे आप सभी लोग। तो ये उत्तर पूर्व भारत में किया जाता है झूम कृषि। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 94 को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो साथियों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 96। भारत में अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों भारत में जो अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी है वो कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या के 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत की है? 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत की है? दोस्त मेरे 17.70% की है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो साथियों जो नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति वो कौन सी है? तो गरासिया जनजाति है। ओके ये अपना जो जीवन यापन है नाच गाकर करते हैं भाई, उससे जो उनको पैसा मिलता है उन्हीं से अपना वो खाना वाना लेते हैं। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 99। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो साथियों वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए दोस्त आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय के लिए प्रसिद्ध है भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों ये पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी का आज के सेशन से यानी पूरे 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँ दोस्त पहले तो क्लास में यदि हमने जल्दी क्वेश्चन कराया तो उसके लिए क्षमा याचना है भाई, क्योंकि देखिए समय नहीं है इसलिए हम जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं कि आपका हम ज़्यादा समय भी वेस्ट न करें। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके कम समय में उससे हमें अच्छी तरीके से तैयार करना है, तो उसके लिए सॉरी भाई। लेकिन जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे जल्दी पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे भाई आपके एग्जाम के लिए। एक भी क्वेश्चन जो ऐसा नहीं कि हम आपके लिए पेपर में न पूछा जा सकता है, सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास में होगा भाई। डेली जो सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे होगी SSC MTS हवलदार एग्जाम के लिए। ओके तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना अच्छी तरीके से स्लॉट बुक करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए। ठीक है किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी भी सब्जेक्ट में मैथ रीजनिंग में यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको मैथ रीजनिंग इस टाइम नहीं पढ़ना है, केवल जीके और इंग्लिश के ही क्वेश्चन तैयार करना है भाई, क्योंकि इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। ओके तो जीके इंग्लिश पे अधिक फोकस करिए आप। तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।